हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम संसाधन एवं विकास वाले चैप्टर में आगे जानकारी लेंगे। तो पहले हमने कुछ पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? संसाधन के विकास पढ़े थे नेक्स्ट पहली वाली क्लास में। सतत पोषणीय विकास के बारे में जाना था। सतत पोषणीय विकास के मुख्य सिद्धांत पढ़े थे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन पढ़ा था, ये कब लागू हुआ था, इसके अंदर क्या किया था, ये सब पढ़ा था। एजेंडा 21 आया था, इसके अंदर हमने जानकारी ली थी। संसाधन नियोजन पढ़ा था हमने, और इसके अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी हमने, जो कब आई थी? 1951 के अंदर आई थी। संसाधन संरक्षण पढ़ा था। अब हम आगे जानकारी लेंगे भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन भी हमने पढ़ लिए थे, भू उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। वन पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है। वन कैसा क्षेत्र है बेटा? पेड़ों से आच्छादित होता है, पेड़ों से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वन। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन कौन सी होती है? वही कृषि जिसमें नहीं हो सकती है, उस भूमि को कौन सी भूमि कहेंगे? कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी नहीं होती है? एक तो बंजर भूमि। कौन सी? बंजर भूमि, जिसके अंदर हम कृषि नहीं यानी फसल नहीं उगा सकते हैं। सेकंड है कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजना में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग। जैसे क्या होता है? मिट्टी होती है, तो हम क्या करते हैं? सरकारें द्वारा सड़क बना दिया जाता है, इमारतें बना दी जाती है, तो वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहती है। फिर अगर उन मिट्टी पे हम कुछ बोना चाहें तो वो उस पे हम नहीं बो पाते हैं। तो इस वजह से क्या बोलेंगे कि जो कृषि अयोग्य भूमि होती है वो भी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि होगी। प्रति भूमि कौन कौन सी होती है? प्रति भूमि दो प्रकार की होती है। वर्तमान प्रति, जहाँ एक वर्ष या उससे कम समय तक खेती ना की गई हो, कि भाई एक साल हो गया और उससे कम भी 6 महीने हो गए, तो उससे उस टाइम पे उसमें खेती न की गई हो, तो उस पर क्या हो जाती है? परत जम जाती है। तो उससे कौन सी भूमि कहेंगे? वर्तमान प्रति। अन्य प्रति और पुरातन प्रति, जहां में बहुत सारे समय से यानी 1 से 50 साल तक, 1 से 5 साल वर्ष से खेती न की गई हो, ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? प्रति भूमि कहेंगे। नेक्स्ट, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन सी होती है? जहां पे कृषि नहीं की जा सकती है। एक तो स्थायी चारागाह तथा गाचर भूमि। कौन सी? स्थायी चारागाह, जहाँ पे जो चारागाह होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं, तो वो क्या होती है? वो उस जहाँ पे चरते हैं पशु, उस पशु के चारण से क्या होता है? वो जो भूमि होती है वो फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? स्थायी चारागाह या गाचर भूमि कहेंगे। उसके बाद सेकंड है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जैसे हर एक वृक्ष के लिए पर्टिकुलर मिट्टी अच्छी होती है, उसी तरह से कि जहाँ ये चीज, जैसे अपने राजस्थान में जौ हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गई, इन सब की खेती की जाती है, तो ये इसके लिए उपयुक्त भूमि है। अगर हम इस फसलों को, अगर हम नॉर्थ वाले यानी हमारे उत्तरी भाग में अगर इन फसलों को उगाएंगे तो ये फसलें वहां नहीं उगेगी। तो ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? कि भाई जहाँ पे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत में भू निम्नीकरण के कारण। भू निम्नीकरण क्या होता है बेटा? भू निम्नीकरण वो होता है जहाँ पे जो हमारी मिट्टी है उसका क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी मिट्टी की कमी होती जा रही है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? मिट्टी की कमी। ठीक है बेटा। तो भौतिक कारक, भौतिक मतलब क्या होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो भौतिक कारक कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा ढाल वाली भूमि, अपर्दन। भाई जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हम खेती, यहाँ पे कोई मिट्टी है, तो वो क्या होगी? समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। मतलब ढाल वाली भूमि में क्या होता है?
ढाल वाली जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर मिट्टी इकट्ठी हुई होती है तो वो क्या होती है, बह जाती है, वो हमेशा नीचे बह जाती है। तो इससे क्या बोल सकते हैं अपन, ढाल वाली भूमि अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा होता है। ढाल वाली भूमि में क्या होता है, समतल के मतलब समतल मतलब क्या होता है, एक समतल जो मैदान होता है उसे हम कहते हैं समतल भूमि। तो ढाल वाली भूमि में क्या होगा, अपरदन ज्यादा होगा किसके मुकाबले, समतल भूमि के मुकाबले। किसके मुकाबले, समतल भूमि के मुकाबले। उसके बाद सेकंड भौतिक कारक क्या हो सकता है अपना, तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। भाई तीव्र मृदा मतलब मूसलाधार बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश के साथ वो मिट्टी भी बह के आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर जो मिट्टी चाहिए होती है वो सारी नीचे आगे मतलब आगे बहती जाती है, तो वो मिट्टी सारी बह जाती है। तो उससे क्या होगा, अपना मिट्टी जो हमारे पास उपजाऊ मिट्टी होती है वो तो सारी बह जाती है, तो उससे क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या होता है अपना, पवन जब आंधी का रूप ले लेती है, एक तो हवा चल रही है, ठीक है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वो जब हवा आंधी के रूप ले लेती है मतलब आंधी में कन्वर्ट हो जाती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़कर ले जाती है। उड़ाकर क्या ले जाती है, मृदा उड़ाकर ले जाती है। मतलब जो अच्छी जो उपजाऊ मृदा होती है वो आंधी के साथ उड़ जाती है, तो जो फसल होती है उससे उसको खराबी होती है, फसल को नुकसान हो सकता है। ठीक है। भौतिक कारक तो ये हो गए कि भाई भू अपरदन के। ठीक है। सेकंड है हमारे पास मानवीय कारक। भाई मानवीय मानव की वजह से भी क्या होता है, भू अपरदन होता है। कौन कौन से कारक है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में मानव मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है। भाई पशु एक ही जगह, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई खेत है अपना, ठीक है, तो इसमें कोई पशु है तो वो इसी एरिया में अगर चरता जाएगा, इसी एरिया के मतलब घास को चरता जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ की जो वनस्पति होगी वो थोड़ी सी मिट्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, यानी वो उपजाऊ नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे वहाँ के क्षेत्र में जलवायु है, जल और वायु है, वो क्या हो जाएगी, उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमेशा क्या होगा, फिर जैसे ही पानी का बहाव आएगा तो मिट्टी उसके साथ साथ, क्योंकि घास होती है, कोई पेड़ होता है, तो उससे क्या होती है, मिट्टी रुकी रहती है, यानी पानी और मिट्टी दोनों रुके रहते हैं। तो एक तो ये कारक हो गया। ठीक है। सेकंड कारक क्या है, वनों के सेकंड कारक क्या है, वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तीव्रता आई है, क्योंकि वृक्ष पानी और पवन के बहाव को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। भाई वनों के कटाव से क्या होता है, मृदा अपरदन ज्यादा होता है। भाई पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी क्या होगी, फिर रुकेगी नहीं। अगर पेड़ होते हैं तो वो क्या मिट्टी की पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, अगर जल का बहाव भी हो, अगर आंधी तूफान भी चले, तो पेड़ होंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी पकड़ बना के रखेगी, वो उनके साथ उड़ेगी नहीं, ठीक है, उनके साथ जाएगी नहीं आगे। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या है, वनों का कटाव से क्या होता है, भू अपरदन यानी मृदा अपरदन होता है। क्या होता है बेटा, मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में बदल देते हैं। भाई हम क्या करते हैं कि पत्थरों को निकालने के लिए खदान खोदते हैं, तो पहाड़ों के अंदर खदान खोदते हैं, टनल्स बनाते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या होता है, पहाड़ियों में गहरे खड्डे में बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है, पहाड़ खंडर हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होगा, भू अपरदन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भू निम्नीकरण व संरक्षण के उपाय। भाई अब अपन को मिट्टी को बचाने के लिए क्या करना होगा, उसके उपाय पढ़ेंगे हम। तो उपाय कौन कौन से हैं बेटा, फर्स्ट है, कारखानों से उत्पन्न कूड़े कचरे को उपचार द्वारा फिर से प्रयोग योग्य बनाया जाए। भाई हमारे पास जितना भी कूड़ा कचरा आ रहा है उसे हम क्या करें,
रिसाइकल करे, यानी उसे वापस यूज में ले सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाए, है ना। सेकंड, औद्योगिक कचरे का सही ढंग से निपटारा होना चाहिए। जो उद्योग से फैक्ट्रियों से जो कचरा आ रहा है उसका सही ढंग से या तो उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए या फिर कोई उपाय ढूंढा जाए जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर उनके कुछ अवशेष भी रहेंगे तो वो हमारी भूमि के लिए, वो हमारी मिट्टी के लिए क्या है, खराब है। थर्ड है, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए तथा खनन के क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए। बंजर भूमि, अगर कोई भूमि बंजर है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए नई नई खादों का प्रयोग किया जाए, और क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल प्राकृतिक खाद होती है तो उसे उचित प्रबंधन किया जाए उसके, तथा खनन के क्रियाकलापों को नियंत्रित किया जाए। जो खदान खोदी जाती है उसके जो क्रियाएं होती है, उसके अंदर जो मशीनें लगती है वारी वारी, तो उसे कम किया जाए, जिससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी पहाड़ है, मिट्टी है, ये सब क्या होंगे, अंदर से खोखले नहीं होंगे। फोर्थ है हमारा, कांटीदार झाड़ियां उगाकर बालू टिब्बों को स्थायी बनाया जाए। यानी अपने राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है बेटा, कांटीदार झाड़ियां होती है, तो वो क्या हवा से बहती हुई आ जाती है, और वो क्या होती है, एक ऐसे टीलों का, उसके आसपास टीलों का निर्माण हो जाता है। तो उनको स्थायी बनाना है हमें वो टीले हमेशा रखने, ताकि क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो आगे उड़ के नहीं जाएगी। ठीक है। वनों का विस्तार किया जाए तथा अति चराई को रोका जाए। वनों का विस्तार मतलब अधिक से अधिक वन बनाए जाए, यानी पेड़ पौधे उगाए जाए, जिससे क्या होगा, हमारे मिट्टी को भू निम्नीकरण कम होगा उससे। और अति चराई को मतलब पशु चारण बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, हमारी भूमि खराब हो जाती है। तो उसे क्या बोल सकते हैं हम कि भाई अति चराई, यानी ज़्यादा चराई, यानी जो पशु चरते हैं उसे रोका जाए। अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई ज्यादा पशुचारण से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अतः इसे रोका जाए। नेक्स्ट है भाई मृदा संसाधन। भाई मिट्टी भी एक संसाधन है। मृदा मतलब क्या होता है, मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो भाई मिट्टी भी एक संसाधन है, तो कैसा संसाधन है इसके बारे में पढ़ते हैं। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। मतलब नई मिट्टी आती जाती है, उसके ऊपर और नई मिट्टी आएगी, वो नीचे दब जाएगी, उसके ऊपर और मिट्टी आएगी। तो ये प्रोसेस कितने वर्षों से चलता रहता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रोसेस को चलने में। तो प्राकृतिक शक्तियां जैसे तापमान बढ़ना हुआ, जल एवं हवा मिट्टी के निर्माण में सहायक है। वनस्पति तथा जीव जंतु के सड़े गले अंश मिट्टी को उर्वर, हाँ भाई, जैसे क्या होता है, वनस्पति तथा जीव जंतु के सड़े गले अंश मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, उसके ऊपर से पत्तियां गिरती है, क्या गिरती है, पत्तियां गिरती है, तो वो सूखी हुई जो पत्तियां होती है वो नीचे गिर जाती है। जब वो सड़ जाती है, गल जाती है, तो उससे क्या बनती है, खाद बनती है। क्या बनती है, खाद बनती है, जो मिट्टी के लिए क्या है, बहुत उपजाऊ है। ऐसी खादों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं कि भाई जीव जंतु के सड़े गले या वनस्पति के सड़े गले अंश मिट्टी को क्या बनाते हैं, उर्वरक। उर्वरक यानी उपजाऊ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो ये है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या होता है, वापस रिपीट कर लेते हैं। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा मिला जाता है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। इसे बनने में बहुत समय लगता है। प्राकृतिक शक्तियां जैसे तापमान बढ़ना हुआ, जल एवं हवा मिट्टी के निर्माण में सहायक है। कि भाई कहीं पे पहले अगर जल नहीं था तो अब उस जगह जल आ गया, तो वो मिट्टी क्या हो गई, उस जल के नीचे दब गई। फिर वापस उस जगह कभी रेगिस्तान बन जाएगा, या फिर कभी बारिश नहीं हुई उस जगह तो वापस सूखा हो जाएगा, तो वो वापस मिट्टी कैसी हो जाएगी,
विदाउट विदाउट वाटर वाली, पानी वाली हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम कि तापमान बढ़ता हुआ जल एवं हवा मिट्टी के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट है अपना मृदाओं का वर्गीकरण, कि भाई मिट्टियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है जलोढ़। कौन सी है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल पीली, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय। कौन कौन सी है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय। इसके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। नेक्स्ट, अब ये है हमारे पास इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप है, तो इसमें क्या है भाई, अपन को पता है कि ऊपर की साइड में क्या है, ऊपर की साइड में उत्तरी भाग है हमारा, ये हमारा उत्तरी भाग है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे? पर्वत और वन पाए जाएंगे, घने जंगल और पर्वत पाए जाएंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये बीच वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये बीच वाले हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो इसके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ते हैं। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कहाँ से लाई जाती है? उत्तरी मैदान से। किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। ठीक है, और जो लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कहाँ से ला रही है भाई? उत्तरी मैदान से ला रही है। भारत के उत्तरी मैदान से कहाँ, किसके द्वारा लाई जा रही है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को कांच या कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? कांप या कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 40% क्षेत्रफल पर है। भाई जलोढ़ मिट्टी, हमने जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? ये वाली। तो ये देखो तुम 40% क्षेत्रफल पर कौन सी है? ये वाली देखो तुम, कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। मतलब जो हमारा भारत का जो नक्शा है, इसके हिसाब से देखो कि भाई जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है। ठीक है, तो 40% भी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 40% क्षेत्र पर है। यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई? कहाँ से लाई जा रही है? उत्तरी मैदान से लाई जा रही है। किसके द्वारा लाई जा रही है? नदियों के द्वारा लाई जा रही है। और इसे क्या क्या कहते हैं? कांच, कचारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये कितना % भाग है भारत का इसमें? तो 40% है लगभग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। किसकी? हिमालय पर्वतमाला से निकली 3 बड़ी नदियां। ठीक है, उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर ले जाई जाती है। कौन कौन सी 3 बड़ी नदियां कौन सी है भाई? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा सहायक नदी कौन सी है? इनके साथ जो सहायक नदी होगी उनके द्वारा भी बहाकर ले जाई जाती है। उसके बाद है, आयु के अनुसार जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। किसके अनुसार? आयु के अनुसार। तो एक तो हो गई बांगर और एक हो गई खादर। क्या होती है? बांगर और खादर। बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी जो पुरानी मिट्टी होगी उसे हम क्या कहेंगे? बांगर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? बांगर। जो पुरानी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी होगी उसे क्या कहेंगे? बांगर। और जो नई होगी उसे क्या कहेंगे? खादर। तो बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता जहां पर, वहां क्या होगी? यानी
बाढ़ का जल नहीं मतलब जहाँ पे पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, ऐसी जगहों का क्या कहेंगे कि जहाँ पे बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। कहाँ कहाँ तक फैली है बेटा? राजस्थान और गुजरात तक। हमने मैप में देखा था अभी कि भाई राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, मतलब ये 40% भाग यहाँ का कवर कर रही है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात जहाँ पर वर्षा कम होती है, वो मिट्टी यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद कहेंगे जलोढ़ मृदा में क्या क्या तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं? पोटाश, फॉस्फोरस और चूना युक्त तत्व होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं जलोढ़ मृदा के अंदर? पोटाश किस किस से मिलकर बनी होती है? पोटाश, फॉस्फोरस और जिसके अंदर वो तत्व जिसके अंदर चूना मिला हुआ होता है। ठीक है, जो इनको किस कौन कौन सी फसलें होती है यहाँ पे? गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों। दलहन फसलें कौन सी होती? दाल, जिसे क्या कहेंगे? दाल, दालें बोल सकते हैं जिन्हें। ठीक है, कि खेती के लिए उपयुक्त है। कौन कौन सी होगी भाई? गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दालें। ठीक है, उसके बाद आता है यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। यानी कैसी कृषि की जाती है? उपजाऊ मिट्टी है तो बहुत ज्यादा कृषि, गहन मतलब बहुत अधिक कृषि की जाती है जलोढ़ मिट्टी पर। वापस पढ़ ले, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आ रही है भाई? उत्तरी मैदान से आ रही है, नदियों द्वारा लाई जा रही है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से पुकारा जाता है? कांप, कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार लगभग 40% क्षेत्रों में है। ठीक है, उसके बाद यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से 3 बड़ी नदियां कौन सी है? सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, अब इसके 2 प्रकार होते हैं, बांगर यानी पुरानी, खादर यानी नहीं। बाढ़ का जल जहाँ नहीं पहुंच पाता वहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। उसके बाद यह मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? पोटाश, फॉस्फोरस और चूना युक्त तत्व मिले होते हैं, जिससे यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, गन्ना, चावल और अन्य अनाज और कौन कौन सी दलहन फसलें होती है, यानी दालें होती है। उसके बाद यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसके कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा काली मृदा। काली, काली नाम से पता चल रहा है कि ये कौन से कलर की होगी? काले कलर की होगी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटक द्वारा निकले पदार्थ के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। जो ज्वालामुखी होती है बेटा, उसके जो अंदर जब विस्फोट होते हैं तो उससे जो लावा निकलता है उसके वो क्या एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उससे क्या बन जाती है? चट्टाने बन जाती है। चट्टाने तुमने अधिकतर देखी होगी काले रंग की होती है। जो फिर जब उनका अपरदन होता है, यानी चट्टाने जब टूटती है तो उस जो मिट्टी बन जाती है जब चट्टानों की, तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? काली मृदा। और इसलिए इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। किससे बनेगी भाई? ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले पदार्थ। यहाँ पे निकले पदार्थ में अपन लिख सकते हैं लावा। जो निकलता हुआ लावा होता है उससे निर्मित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ है? इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। जीवांश मतलब क्या होते हैं? जीवों जो जानवर मर जाते हैं या कोई भी जीव होते, जीव जंतु होते जो मर जाते हैं, जो वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं, उनके अंश इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए?
तत्व लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह मिट्टी कैसी होती है? काली होती है, चिकनी तथा बारीक कणों से युक्त होती है। कैसी होती है? काली होगी, चिकनी होगी और कैसी होगी? बारीक कणों से मिलकर युक्त होती है। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट है इसका, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसका एक और उपनाम क्या है भाई? रेगुर मिट्टी। गर्मियों में इसमें दरारें पड़ जाती है। कैसी दरारें? ये ऐसी दरारें पड़ जाती है जो आपने लोगों ने देखा होगा, ये ऐसी दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी में। इन दरारों के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त गहराई तक प्रवेश कर जाती है। इन दरारों के द्वारा क्या होता है? मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती, जिससे क्या होगा? इसके अंदर जो अपन फसल बोएंगे वो अच्छे से उग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मृदाएं अब कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालपक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। यहाँ पे आएगा बेटा मालवा। कहाँ कहाँ है भाई? हम हमारा मैप देखें, ये जो मिट्टी है महाराष्ट्र, ये पूरा एरिया कैसे कवर कर रही है? कौन कवर कर रही है? काली मिट्टी कवर कर रही है। ये कौन सा? महाराष्ट्र से लेकर ये वाला जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये कौन सी मिट्टी कवर कर रही है? काली मिट्टी। ठीक है, और कौन सी नदियों के पास है बेटा? तो ये कृष्णा गोदावरी की नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, इस मिट्टी में अब कौन कौन सी फसलें होएगी? तो कौन कौन सी? सबसे ज्यादा कौन सी होती है? कपास की फसल इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूं, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और सोयाबीन भी पैदा किया जाता है। मतलब लगभग सभी चीजें इस मिट्टी के अंदर पैदा कर सकते हैं, यानी बो सकते हैं। तो क्यों बो सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन, दरारों के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पहुंच जाती है, तो ये इससे क्या होगा? ये उपजाऊ ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो काली मिट्टी वापस पढ़ लेते हैं। काली मिट्टी कहाँ से होगी? ज्वालामुखी से विस्फोट के द्वारा ये बनेगी। ठीक है, इसलिए इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश तथा जीवांशों की मात्रा। और काली मिट्टी कैसी होगी? चिकनी और बारीक कणों की मिलके बनेगी। और रेगुर मिट्टी कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन, दरारों के अंदर दरारें होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में गहराई तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जो गोदावरी और कृष्णा नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, घाटियों में पाई जाती है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी फसलें होती है? कपास का उत्पाद होता है इसमें सबसे ज्यादा, चावल होंगे, गन्ना होगा, गेहूं होगा, सब्जियां और फल होंगे, ज्वार होगा, बाजरा होगा, मूंगफली होगी, तंबाकू और सोयाबीन भी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल और इसके आगे मिट्टियों में पढ़ेंगे। थैंक यू।